संबित पात्रा उर्फ गोबर पात्रा, और अब आप इसको कहिए कि नाथूराम गॉडसे पात्रा, फौरन ट्वीट करता है कि सोचता हूँ डर है तो ये हाल, अगर निडर होते तो क्या करते। यानी कि ये पूरा का पूरा इसे पता था कि वहाँ दंगे हो चुके, इनकी टीम कामयाब रही, आरएसएस के दलाल कामयाब रहे, तो इसलिए फौरन ट्वीट करा। क्योंकि आपको तो मालूम है सबसे बड़ा आतंकवादी इस जमाने का नाथूराम गॉडसे अगर कोई है तो वो है संबित पात्रा। तो वहाँ हालात जब उन्होंने देखा कि भाई मुसलमान ने हमारी प्लानिंग कामयाब नहीं होने दी, तो पुलिस वालों ने खुन्नास खाकर मुसलमानों के डायरेक्ट गोलियां मार दी और कहा हालात बेकाबू हो गए थे। भी पावर है। परसों आपने देखा किस तरह गोबर पात्रा उर्फ गॉडसे पात्रा ने कत्ल कर दिया राजीव त्यागी का। आपने देखी वो डिबेट, किस तरह कत्ल करा। कोई कार्रवाई हुई? चैनल पे कार्रवाई हुई? उनकी वाइफ, राजीव त्यागी की वाइफ कह रही कि राजीव त्यागी के आखिरी वर्ड यही थे कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, इस डिबेट ने मुझे मार दिया। कोई कार्रवाई हुई? तुम करो तो ठीक, हम करें तो खराब। हम हक की बात भी करें, हम संविधान की बात करें तो हम जिहादी। तुम तलवारें ले लेकर मुल्लाओं को काटो, लड़ घुसाओ, ये करो वो करो, कौम के गद्दारों को गोली मारो, सालों को यानी मुसलमानों को, तो तुम सही देशभक्त। तुम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ फाड़ के फेंक दो, तुम देशभक्त। तुम दलितों को पेड़ों से मार मार के मारो, उनको पेशाब पिलाओ, तुम देशभक्त। तुम दलित की बेटियों को माले गनीमत उठाओ समझ के उठा के ले जाओ, रेप करो, तुम देशभक्त। सुदीक्षा भाटी मैंने आपको बताया था, परसों उसको मारा है बुलंदशहर में, तुम देशभक्त। कि तुमने उसको रेप करना चाहते थे, उठाना चाहते थे आरएसएस वाले, जब वो लड़की नहीं इनके कंट्रोल में आई तो उसको टक्कर मार दी, उसका कत्ल कर दिया, जबकि वो अमेरिका वापस जा रही थी पढ़ने। तो तुम देशभक्त। तुम बेटियों को लूटो तो देशभक्त, तुम निर्भया बनाओ तो देशभक्त, तुम कटवा बनाओ तो देशभक्त। और हम हक की बात करें तो हम जिहादी, हम गद्दार। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम उर्दू नेम हैं। तुम्हारे कहने से हम जिहादी हो जाएंगे? हमारे मोदी जी पावर में आए थे, हमारे मोदी जी पावर में आए थे। कैसे पावर में आए थे? 21 करोड़ लोगों ने चुना था। भारत की, माफ करो, जो आबादी वो 21 करोड़ नहीं है, भारत की आबादी 137 करोड़ है। टोटल पॉपुलेशन भारत की 137 करोड़ है। और तुम्हारा ये भक्तों का भगवान नरेंद्र मोदी मात्र 21 करोड़ वोटों से जीता था। अब वो जीता था ईवीएम घोटाला था, वो भी नहीं पता। तो कैसे तुम हिंदुत्व की बात करते हो? हम सब एक हैं, हमारे सारे साथ हैं, हमारे सारे साथ हैं। सिर्फ दलाल तुम्हारे साथ है, क्योंकि 45 लाख जो तुमने आईटी सेल बना रखी है अपनी आरएसएस वालों ने, जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं, जो धमकियां देते हैं रेप की, जो मर्डर की धमकियां देते हैं, सिर्फ वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी सपोर्ट में है। जोझा चना बाजे घना, इसका मतलब ये जो खुरदुरा खोखला चना होता है ना, उसमें आवाज़ आती है। तो तुम खोखले चने हो, तुमने भारत को भी खोखला कर दिया, तुम खोखले चने हो, इसलिए तुम मर्डर कर रहे हो। संबित पात्रा पे तुमने कोई कार्रवाई करी? और कांग्रेस को करनी चाहिए थी। राहुल गांधी को ट्वीट करना चाहिए था, मेनका गांधी को ट्वीट करना चाहिए था, प्रियंका गांधी को ट्वीट करना चाहिए था, सोनिया गांधी को करना चाहिए था, और उनको जाना चाहिए था राजीव त्यागी के घर कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, इस मर्डर में हम तुम्हारी सपोर्ट में। और गोबर पात्रा उर्फ गॉडसे पात्रा पर केस होना चाहिए था। जयचंद कर रहा था। अबे जयचंद तो तेरे खानदान से हैं, पात्रा आरएसएस वालों, जयचंद का तो खानदान तुम्हारा ही था। गॉडसे के खानदान वाले हो तुम, गॉडसे की नाजायज़ औलादे हो, और तुम जयचंद की भी नाजायज़ औलादे हो। जयचंद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मुनाफिक गद्दार था, जिसने पृथ्वीराज साम्राज्य को गिराया था, गद्दारी करके ख़त्म करवाया था, वो था जयचंद। और ये गोबर पात्रा लगातार उनको जयचंद करे जा रहा था, उनके तिलक लगाने पे इशू कर रहा था। क्यों? हिंदू मज़हब तेरे बाप का है? कोई भी अगर बीजेपी के अलावा तिलक लगाएगा, तीज त्यौहार बनाएगा, तो तुम उसको मार दोगे जान से उसको? तो अब मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि इन्होंने मजहब पे कॉपीराइट कर लिया आरएसएस वालों ने, कि जो आरएसएस में होगा, जो बीजेपी में होगा, सनातन धर्म सिर्फ उसके पास है, अदरवाइज जो बाहर वाले हैं उनको नहीं मानेंगे, उनको सबको ये जिहादी मानेंगे, आतंकवादी मानेंगे और उनको मारेंगे। जैसे संजीव त्यागी को इन्होंने कत्ल करवाया प्री प्लान,
और ये चैनल बंद होने चाहिए। ये 4 भगवा आतंकवादी चैनल, 16 ये जो जिहादी, इनको कहते हैं जिहादी, ये जो कमबख्त हमारे फूट डलवा रहे पूरे भारत में, इन्होंने आफत आंधी उतार रखी है। सही बातों पे नहीं दिखाएंगे। अमिताभ एडमिट हुआ था, क्या मरा था वो? झूठा कोरोना की बना के लाया था, मरा था वो? अमिताभ ने नीली शूशू करी, अमिताभ ने हरा पादा, अमिताभ अपने पैरों पे चल कर गया, क्यों? मर रहा था जो अपने पैरों, और क्या हमारे पैरों पे चल के जाएगा वो टॉयलेट? अमिताभ ने नाश्ता करा, अमिताभ ने खाना खाया। तो ये ड्रामे हैं इसके। अपने एम्बेसडर को प्रमोट करता है, अपने आतंकवादियों को प्रमोट करता है। तो आप सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। मैं कोई एनजीओ नहीं चलाती, मैं पहले ही कह रही, मैं अमन रिजवी कॉमन मैन हूँ, आपकी तरह हूँ। 10 उंगलियां 2 आंखें 1 भेजा, सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास है। सब चीज़ें आप जैसी हैं मेरे पास। मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, आम सी बंदी हूँ, ज़र्रा हूँ, और मिट्टी में मिल जाऊँगी, इसी भारत माता में मिल जाऊँगी। इसी की औलाद हूँ, यहीं पैदा हुई और यहीं समा जाऊँगी। आपको अवेयर कराने आती हूँ। कभी मैंने आपसे कहा मैं अमन रिजवी हूँ, मुझे पैसे दीजिए, मैं फ़ला को रिलीज़ कराऊंगी, फ़ला को आज़ाद कराऊंगी, फ़ला का मुकदमा लड़ूंगी? नहीं कहा मैंने। कोई एटीएम पेटीएम दिया मैंने आपको? 9 महीने से लगातार 13 दिसंबर से मैं आपकी आवाज़ बनी हुई हूँ। मैं कफील साहब की आवाज़ बनी हुई हूँ 6 महीने से। 6 महीने से मिसिस शबिस्ता के साथ हूँ, उनकी फैमिली के साथ हूँ, उनकी हर जगह मैंने बोला। जितनी जगह मैंने स्पीच दी, चाहे मैंने जाकर संभल में दी हो, चाहे मैंने यूपी में कहीं भी दी हो, चाहे मैंने राजस्थान कोटा में दी हो, चाहे दिल्ली के अलग अलग प्रोटेस्ट में दी हो, हर जगह मैंने डॉक्टर कफील के बारे में बोला, खालिद सैफी भाई के बारे में बोला, विक्रम ठाकुर के बारे में बोला। तो मैंने सबकी आवाज़ बुलंद करी। मैं जामिया से भी नहीं थी, जामिया वालों ने भी मुझे मारपीट करके भगाया, क्योंकि जामिया में भी आरिफ मोहम्मद खान का होल्ड था। जेसीसी वालों ने मेरे पे हमला करा था, सफूरा जरगा भी उसमें शामिल थी। 9 लोग हैं जिन पे एफआईआर और केस हुआ है। मैंने आज तक थाने जाकर नहीं पूछा कि तुमने इन पे क्या कार्रवाई करी, क्योंकि वो मैंने एफआईआर अपनी से करी थी, ताकि दोबारा मुझे बंद करके ना मारें। 3 घंटे बंद करके मारा था, उसमें सफूरा जरगा भी थी। और सफूरा जरगा जब उठी थी, सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी, सबसे पहले मैं बोली थी उसके लिए। तो मैंने इंसानियत की बात करी, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, मैंने आपकी बात करी, मैंने दलितों की बात करी, मैंने सरदारों की बात करी, मैंने ईसाइयों की बात करी। मैंने कोई नहीं कहा मैं जिहादी हूँ, मैं ये हूँ, मैं शाहीन बाग की हूँ। मैं नहीं हूँ शाहीन बाग की, दिखा दो शाहीन बाग का। कोई शाहीन बाग की नहीं हूँ मैं। शाहीन बाग की तरफ भी जब जाती थी मीडिया वाले आते थे, मैं कोई शाहीन बाग वाइन बाग की नहीं हूँ। जंतर मंतर पे पाई जाती थी, सारे इंटरव्यू जंतर मंतर के मेरे। हाँ, मैं स्पीच देने जाती थी दिल्ली के अलग अलग जगह, जहाँ मुझे बहुत इज्जत मिलती थी। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं जहाँ की थी, न जामिया वालों ने मुझे इज्जत दी, यूनिवर्सिटी वालों ने, न शाहीन बाग वालों ने मुझे स्टेज पे चढ़ने दिया, इज्जत दिया। 3 बार मारा मुझे शाहीन बाग की औरतों ने। आसिफ मोहम्मद खान के कहने पर 3 बार मार के भगाया मुझे कि ये आरएसएस वाली है। लेकिन मैंने आवाज़ नहीं निकाली, क्योंकि उस वक्त शाहीन बाग उरूज पर था, दुनिया देख रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि शाहीन बाग बदनाम हो या मेरी वजह से टैग हो। जामिया में 4 बार हमला हुआ, मैंने उफ नहीं करी, चुपचाप इसी तरह बोलती रही, आवाज़ बुलंद करती रही। अब बताया जब बात मेरे पे आई है कि मुझे शाहीन बाग वालों ने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, मुझे जामिया वालों ने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। मैं इंटरव्यू से बनी, अपने जज्बे से बनी। दिल्ली के तमाम प्रोटेस्ट में मैं जाती थी, सर आंखों पे रखते थे, मुझे सलाम करते थे। 4-4 साल के बच्चे मुझे सैल्यूट करते थे। तुर्कमान गेट के प्रोटेस्ट में मैं 9-10 बार गई हूँ। हौज रानी पे प्रोटेस्ट में 7-8 बार गई हूँ। जाफराबाद के प्रोटेस्ट में 3-4 बार गई हूँ। करदमपुरी के प्रोटेस्ट में 2 बार गई हूँ। जहाँ जहाँ दिल्ली में हुए, मंडावली में गई हूँ, लक्ष्मी नगर पे गई हूँ, हर जगह मुझे इज्जत मिली, मुझे सर आंखों पे रखा। लेकिन नहीं इज्जत दी तो जामिया वालों ने नहीं दी, नहीं इज्जत दी तो शाहीन बाग वालियों ने नहीं दी। ये सारी स्टेज वाली मॉडल अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी कि अगर मैं आ गई तो इनकी शायद सीट छिन जाएगी। और मैं हमेशा यही कहती थी कि जब तक तुम यहाँ बैठी हो, जब तक तुम याद करी जा रही हो, जैसे ही ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा तुम इतिहास बन जाओगी। लेकिन अमन रिजवी इतिहास नहीं बनेगी। अमन रिजवी लड़ेगी इस सिस्टम से, इस गवर्नमेंट की नीतियों से, हक की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। और आज तक मैं कर रही हूँ। मैं नहीं बैठी घर, मैं नहीं इतिहास बनी, मैं लगातार आपकी आवाज़ बनी रही, आपके लिए खड़ी रही।
कितनी धमकियां आती हैं आप ही बताइए। अगर आपकी माँ बहन को रेप की धमकी आए, निर्भया बनाने की धमकी आए, तो क्या आप अपनी बहन से कहेंगे नहीं बहन तू फिर भी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाती रहे? लेकिन मैं उठाती रही, मैं करती रही। लोकतंत्र टीवी पे अभी लॉकडाउन में उसके चैनल को बंद करने की धमकी मिली कि तेरे चैनल को बर्बाद कर देंगे, हमें पता है तू कहाँ पे रहता है, कहाँ से चला रहा है। अगर तू अमन रिजवी का हमें एड्रेस नहीं देगा, देव चौधरी एड्रेस दे हमें अमन रिजवी का, हम उसे उठाएंगे मारेंगे। देव चौधरी को मेरा एड्रेस नहीं पता था, उसने नहीं दिया, उसके चैनल के पीछे लगे हुए हैं। और उसके चैनल पे जब ये धमकियाँ चल रही थी तो इमरान प्रतापगढ़ी ने आके स्ट्राइक मारा था। वो इमरान प्रतापगढ़ी जो मेरी बदनसीबी है कि मुस्लिम नेम है, उसने स्ट्राइक मांगा और पैसे मांगे कि हमें पैसे दे तब स्ट्राइक हटाऊंगा। उसके वकील मुझे फ़ोन करते थे व्हाट्सएप पे कि पैसे दो तब हटाऊंगा स्ट्राइक। हमें पता है हम कितनी मुसीबत में आवाज़ उठाते हैं। हमारे आरएसएस वालों से मुझे डर नहीं लगता, अपनी कम्युनिटी से डर लगता है। ये लोग मुझे टारगेट करते हैं, ये बिक जाते हैं आरएसएस के हाथों। और बिका था इमरान प्रतापगढ़ी, ईमान फरोज बिका था, इसने स्ट्राइक मांगा था, पैसे मांगे थे और बिल्कुल अपने अकाउंट से मारा था। इमरान प्रतापगढ़ी ऑफिशियल अकाउंट है इसका, कोई यूट्यूब चैनल, वहाँ से स्ट्राइक मारा था। और किस पे मारा था? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, एक गज़ल एक लड़के ने गाई थी, ताबिश खान ने, जो राजस्थान कोटा में रहता है, उसने खुद गा के भेजी थी 4 मिनट की गज़ल। उस पर इसने स्ट्राइक मारा था कि ये वायलेंस कर रही है, उग्र कर रही है, और अपने ही चैनल से स्ट्राइक मारा था। नहीं हटाया था इसने स्ट्राइक, और देव चौधरी को लगातार धमकी देता था अगर अमन रिजवी तेरे चैनल पे आई तो तेरा चैनल बंद करवा दूंगा। 5 कांग्रेस के एमपीज को मैं जेब में लेके घूमता हूँ, ये बोलता था। उदित राव, उदित सर जो हैं, उदित राज दलित समाज के हैं, वो भी एमपी रहे होंगे, उनसे कॉल ही करवाता था देव चौधरी, लेकिन ये फ़ोन नहीं उठाता था। तो हमें पता है हम कितनी मुसीबत में बोले। लोकतंत्र टीवी मेरा नहीं है, लेकिन देव चौधरी मेरे भाई जैसा है, जितने मीडिया वाले मेरे भाई जैसे हैं। वॉइस न्यूज़ नेशन मेरा नहीं है, लेकिन गजेंद्र का है, वो भी दलित समाज से मेरे भाई जैसा है। भारत न्यूज़ 91 मेरा नहीं है, लेकिन वो भी मेरे भाई जैसे हैं, मेहताब साहब। तो मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपके लिए खड़ी हूँ, मैं आपके लिए आती हूँ, मैं आपके लिए बोलती हूँ, आपको फैक्ट बताती हूँ। मैं नहीं मांगती पैसा आपसे, क्योंकि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ, मैं उससे मांगती हूँ, उससे पैसा मांगती हूँ, उससे हर चीज़ मांगती हूँ। मैं इंसानों पे यकीन नहीं करती, मुझे सुई भी मांगनी होती है, उससे मांगती हूँ। तो मेरे जिहादी लिखने से, मेरे आतंकवादी लिखने से, मेरे कट्टर इस्लामिक लिखने से मैं जिहादी आतंकवादी नहीं हो जाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं उन तमाम वेबसाइट की जिन्होंने एक मुस्लिम लड़की को जगह दी, अपने बेशक नफ़रत में ही जगह दी, लेकिन चलो मुझे जगह तो दी। मैं उनकी नफ़रतों में ही खुश कि उन्होंने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं उनकी वेबसाइट पे न्यूज़ का हिस्सा बनी, जिहादी बना के ही सही। तो आप सबको यूनाइटेड करने आती हूँ मैं कि आप यूनाइटेड हो जाइए। कल 15 अगस्त है, आप दिमागों से अपने आप को आज़ाद करिए। आप सोचिए आपके साथ क्या हो रहा है। कमाल की बात देखिए, आरएसएस ने, बीजेपी ने सारे स्कूल बंद कर दिए हैं, सारे स्कूल बंद कर दिए हैं। और अब क्या प्लानिंग चल रही है कि हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आरएसएस वाले स्कूल खोलेंगे शिशु मंदिर के नाम से, जहाँ ये भगवाकरण सिखाएंगे। 6ठी, 7वीं, 8वीं का सिलेबस अभी रिसेंटली बदल दिया गया, एनसीईआरटी ने सब बदल दिया, सारा भगवाकरण कर दिया। क्यों? भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, ईसाई नहीं रहते, सरदार नहीं रहते, पारसी नहीं रहते, मुसलमान नहीं रहते, आदिवासी नहीं रहते। तो कहाँ है हमारे बारे में फिर वो नॉलेज? सिर्फ भगवाकरण। तो आपको समझना होगा, आपको बॉयकॉट करना होगा। सारी चीज़ें खुल गई, शराब खाने खुल गए, जुए खाने खुल गए, बसें खुल गई, रेलें खुल गई, सब अय्याशियाँ खुल गई। नहीं खुले तो स्कूल नहीं खुले, क्योंकि ये व्हाट्सएप एजेंडे वाले हैं, ये जाहिल हैं जो आपकी जनरेशन को जाहिल बनाना चाहते हैं। आप स्कूल की फीस देंगे और अपने बच्चों को व्हाट्सएप से पढ़ाएंगे। तो आपके साथ कितना बड़ा धोखा होने जा रहा है, और हो गया कि आप 8 महीने से ठगे जा रहे हैं स्कूलों के ज़रिए, और व्हाट्सएप से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप सबको उतरना होगा, इनका एजेंडा देखना होगा। मुझे मालूम है कि किसी भी पार्टी के पास कोई काबिल लोग नहीं है,
एनालिसिस नहीं है। बीजेपी किस लिए जीत रही है, आरएसएस किस लिए जीत रही है? क्योंकि ये सारे काबिल लोगों को पैसों में खरीद लेती है।